जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज से हम लोग साइंस के लिए एक अपनी नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका कि नाम है 20 डेज सीरीज़। ठीक है ना। इस 20 डेज सीरीज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 20 डेज सीरीज़ का आज अपना डे नंबर 1 है। इस 20 डेज सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो 20 दिन में हम लोग 20 प्रीवियस ईयर सेट को अलग अलग सेट को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है। और सारे के सारे पेपर सेट आपके 2018 से 24 के बीच के होंगे। ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट केवल ये 20 लेक्चर भी अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, यकीन मानिए आपके जो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा 20 क्वेश्चन का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है ना। और जो आपका पेडागोजिकल वाले 10 क्वेश्चन होते हैं उनको अलग से एक साथ मैराथन लेकर के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको पता है हम लोग इस चैनल पे हर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपनी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है ना। आपके सामने एक अभिकथन ए दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि अमाशय, ठीक है ना, यानी कि स्टमक की बात कर रहा है। कह रहा है अमाशय हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। ठीक है ना। कह रहा है जो भोजन के भंजन में सहायक करता है, मतलब भोजन पचाने में सहायक करता है। ठीक है। तो देखिए हम लोग जो खाना वगैरह खाते हैं उसको पचाने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा जो स्टमक होता है वो ऑलरेडी HCl क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल अभिकथन तो बिल्कुल सही है। बाकी चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ाया है, जिसको अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर्स को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। कुल लगभग 20 क्लास उसमें भी होंगी। ठीक है ना, 20 चैप्टर की। अच्छा, अब इससे रिलेटेड इन्होंने तर्क क्या दिया है उसको देखते हैं। इनका तर्क क्या है, कह रहे हैं पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। पाचक रस जो होते हैं, जो हमारे सलाइवा से निकलते हैं या पेट में जितने भी पाचक रस होते हैं, उनको वर्क करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एसिड की जरूरत होती है, जो कि उन्हें कहाँ से मिल जाता है, अमाशय से मिल जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, अभिकथन भी सही है, इसका रीजन भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये आपको डी ऑप्शन में दे रखा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐसे ही करके हम लोग 20 क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है नाइट्रोजन यौगीकरण। ठीक है ना, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है। क्या होता है इसका मतलब, इस शब्द का क्या मीनिंग होता है। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन से अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आप लोगों को, तो आपको पता है इन्वायरमेंट में या अर्थ में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जो सजीव प्राणी है जो भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, वो नाइट्रोजन को उसी फॉर्म में नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे अर्थ की बात कर ले या इन्वायरमेंट में। ठीक है ना। जो जीवित प्राणी है उसको डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नाइट्रीकरण के माध्यम से अगर हम NH4+ का बना लेते हैं तो अमोनियम के फॉर्म में ये क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जो सजीव होते हैं, जो भी नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्ट N2 नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि उनका बदला हुआ रूप वो इस्तेमाल में लेते हैं। तो यही जो रूप बदलने की क्रिया है, इसी को बोला जाता है नाइट्रोजन यौगीकरण। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन को यौगिक के फॉर्म में बना देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसी को कहा जाता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। यहां पे देखेंगे आप तो बाकी ऊपर के सारे ऑप्शन गलत दे रखे। फोर्थ ऑप्शन देखिए, कह रहा है जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण किसमें रूपांतरण कर दिया, यौगिक के फॉर्म में। N2 जो नाइट्रोजन अपना इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ये अच्छे से उपयोग करने के लिए अमोनियम के फॉर्म में इसका कन्वर्जन कर दिया। तो ये कन्वर्जन की क्रिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजनीकरण बोलते हैं। ठीक है। तो इस शब्द का मीनिंग आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ऑप्शन अगर देखना चाहो
कह रहा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय रूपण नहीं, कह रहा मृदा में उपस्थित, केवल मृदा में उपस्थित वाले की बात नहीं हो रही है, कह रहा मृदा जैव पदार्थ में उपस्थित, ये भी नहीं है। तो सजीवों के लिए अत्यधिक प्रयोग लायक बनाने के लिए जो कन्वर्जन होता है उस प्रोसेस को नाइट्रोजनीकरण बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि नाइट्रोजन का यौगीकरण। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से। अब बढ़ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखते हैं क्या कहना चाह रहा है आपसे। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए और कोशिश किया करिए कि मन में ही खुद एक बार पहले आंसर कर लिया करो, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम यानी कि कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए अगर हम बात करें स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो स्प्रिंग के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्प्रिंग के विस्थापन के वर्ग के। मतलब अगर आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचेंगे या जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे उसके ओरिजिनल पोस्ट से, ओरिजिनल जो स्टेटस है उससे जितना ज्यादा विस्थापित वगैरह करेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसी के वर्ग के फॉर्म में बढ़ती है। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। पर ये हमसे कह रहे हैं कि न्यूनतम कब होगी, न्यूनतम कब होगी जब विस्थापन बिल्कुल जीरो हो जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि ये विस्थापन पे ही डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना है, स्प्रिंग को डिस्टर्ब ही नहीं करनी है। जिस अवस्था में है अगर हम उसी अवस्था में स्प्रिंग को छोड़ दें तो वो सबसे ज्यादा यानी कि सबसे मिनिमम, सबसे न्यूनतम क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे गेन करेगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन। कह रहा है स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया जाए और ना ही खींचा जाए तथा वह भूमि पर ऐसे पड़ा रहा है। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर न्यूनतम के लिए होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। चलो आगे बढ़ चले, आपने पढ़ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है आपसे कि उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया हो, ठीक है ना। अनियत तापी जीवों को समाविष्ट करने का मतलब क्या है, देखिए दो तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं वार्म ब्लडेड, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ना। तो जो वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं, उसमें स्तनपायी आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो ब्लड होता है ये गर्म होता है, हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे अब ठंड का मौसम आ रहा है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बदल रहा है। लेकिन हमारे जो ब्लड है वो वार्म ब्लडेड है हम लोग, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंबल वगैरह निकाल करके अपनी बॉडी को उसी अवस्था में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये कर लेते हैं। लेकिन जो अनियमित तापी जीव होते हैं वो ये गुण को नहीं फॉलो कर पाते हैं। उन्हें इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, अनियत तापी में कौन कौन से आपके आ जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड में कौन से आ जाते हैं, तो आपके सरीसृप जो रेंग करके चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे जीव, ठीक है ना, जैसे छिपकली हो गया, मेंढक हो गया, काकरोच हो गया, सर्प हो गया, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो आपसे कोल्ड ब्लडेड का ही समुच्चय यानी कि ग्रुप छांटना है इन ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में कह रहा है छिपकली, ठीक है, तोता तो नहीं होता तो इसलिए ये ऑप्शन कट गया, ठीक है ना, डॉल्फिन भी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कबूतर, मानव, छिपकली, मानव तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये वार्म ब्लडेड में आ गया। यहाँ पे देखिए सर्प, मेढक, काकरोच, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये तीनों के तीनों ऐसा गुच्छा है, ग्रुप है जिसमें सारे के सारे क्या है, हमारे कोल्ड ब्लडेड है, तो इसलिए आ गया। देखिए वेल भी कह दिया, वेल भी आपकी वार्म ब्लडेड में आती है। तो इसका आंसर आपको समझ आ गया। इसको एकदम याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है सीटेट। आगे बढ़ चलें, चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, तो आप ही लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट तैयार करने का और पढ़ाने का। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन आपके रेलवे में भी पूछा गया है, टीचिंग के भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है एक बारी, ठीक है ना, सीटेट में भी पूछा गया है। और इसको तो आपको मैं कहूँगा एज इट इज याद कर लो, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करा, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म को समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऊर्जा का मापक है, और ये वाट सेकंड, ये भी ऊर्जा का मापक है। तो ये वाला और ये वाला दोनों ही किसको एक समान भौतिक राशि को मापते हैं, किसकी, ऊर्जा को, ठीक है ना। यहाँ ऊर्जा लिख देता हूं मैं, ये रहा। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये भी ऊर्जा का है, वाट सेकंड जो दे रखा है ये भी ऊर्जा का मात्रक है। तो ये आपको याद रख लेना है। बाकी देखिए ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका बल का मात्रक हो जाता है, जबकि न्यूटन मीटर आपका बलाघूर्ण का हो जाता है। तो ये समान नहीं, दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी मिल गया। मैं तो कहूँगा इसे याद रख लो, आपको देख लेना, पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने ये कई सारे प्रीवियस ईयर में देखे, अलग अलग एग्जामों के भी। आगे आ जाते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मतलब हर पेपर में पूछा जाता है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चुनाव कीजिए जो सही प्रकार से दिए गए प्रश्न के स्थानों को भरे। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर डब्लू बनाते हैं। तो एक बात आप लोग याद रखना, मेल गैमेट्स और प्लस फीमेल गैमेट्स ये मिल करके जो बनाते हैं जाइगोट बनाते हैं, ठीक है ना, जाइगोट का निर्माण करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि डब्लू आपका क्या है, जाइगोट होना चाहिए। तो यहाँ सारे ऑप्शन देखो, ए में जाइगोट दे रखा है, इसमें भी जाइगोट दे रखा है, सी में एम्ब्रॉय दे दिया, ये ऑप्शन आपका कट गया। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं, डी में भी जाइगोट दे रखा है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं। अब एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया। आगे ये कह रहे हैं कि डब्लू बनता है जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है और कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को एक्स बोले हैं, ठीक है ना। तो इस विकसित होती संरचना को हम लोग भ्रूण बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये जाइगोट बन गया ना, तो इसमें कुछ आंतरिक क्रियाएं होने के बाद यहाँ पे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, जिसको कि एम्ब्रॉय बोलते हैं, एम्ब्रॉय का निर्माण हो जाता है। तो ये स्टेप आपको याद रखना है। मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलने के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बनता है। अब अगर आपसे पूछा जाए एम्ब्रॉय कहाँ रहते हैं, तो ये गर्भाशय में रहते हैं, ठीक है ना, मादा के गर्भाशय यानी कि यूट्रस में पाए जाते हैं, यूट्रस में स्थित रहते हैं। तो इसका मतलब एक्स आपका क्या हो गया, एम्ब्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा, यानी कि एक्स कहाँ एम्ब्रॉय दिया है, यहाँ पे फीटस दे रखा है, ये गर्भ दे रखा है, तो ए ऑप्शन भी कट गया। बी ऑप्शन में एम्ब्रॉय दे रखा है, सी तो कट ही गया था, ये भी डी ऑप्शन भी कट गया। तो आपका करेक्ट आंसर केवल बी ऑप्शन बच गया। यही आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी और भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो एम्ब्रॉय है, एक्स है, जो कि वाई की दीवार में रूपित होता है। तो वाई किस चीज की दीवार होनी चाहिए, गर्भाशय की दीवार होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तीसरा आपका गर्भाशय दे दिया। तो आगे क्या कह रहा है, जिसमें भागों में पहचान होता है, जेड कहलाता है, तो उसे गर्भ कहा जाता है, फीटस कहा जाता है, ठीक है ना। ये फाइनल स्टेज होती है। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना, एकदम चाहे तो लिख लीजिए, मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट, जिसको कि युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज बाद में परिवर्तित हो जाता है क्रियाओं के बाद किसमें, एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण में। भ्रूण कहाँ रहता है आपका, तो बताओगे कि गर्भाशय यानी कि यूट्रस में रहता है। इस पूरी अवस्था को क्या बोला जाता है, फीटस यानी कि गर्भ बोला जाता है, ठीक है, समझ गए, वेरी नाइस। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो, तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार बार क्वेश्चन पूछने जाने वाला है सीटेट का, ठीक है ना। इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया में कोई भी जो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, वो अभिक्रिया जो तत्व होते हैं उनकी अभिक्रियाशीलता पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि हर कोई हर किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। उसके लिए एक अभिक्रियाशीलता का सीरीज बनाया गया है, ठीक है ना। वो सीरीज क्या कहता है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, ये अभिक्रियाशीलता की सीरीज है। इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले के कंपाउंड में से उसको विस्थापित करके खुद की जगह ले सकता है। ये मैंने चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया है, चैप्टर जाकर के आप देख लीजिएगा, थ्योरी जहां मैंने पढ़ाई है, ठीक है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील की बात करें तो पोटेशियम आता है, उसके नीचे सोडियम। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर कहीं पे मान लो अगर हम ये लिख दे के और Na, कहीं पे NaCl मान लो है, तो ये अब पोटेशियम क्या करेगा, इसको इसके कंपाउंड से भगा देगा। ये बना सकता है, KCl बना सकता है, नाइट्रोजन को अलग कर सकता है। सिंपल सी बात ये होती है, जो हायर क्रियाशील होगा वो अपने से कम वाले को धक्का मार के निकाल देगा, ये याद रखना। तो ऐसी ही क्रियाएं केवल पॉसिबल है, तो ये याद रखो। उससे नीचे लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। उससे नीचे ये देखिए, ये इसी में शुरू हो गया है, SN, PB, CR, HG, AG, AU, PT, ये आ गया।
आप लोगों ने देखा होगा कि कहा जाता है गोल्ड जो होता है मतलब एकदम फ्री अवस्था में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ये किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अब इसमें से कह रहा है कौन सी अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए आयरन Pb से ऊपर है, यहाँ पे जरा देखिए Fe जो है Pb मतलब ये सीरीज ऐसे है, नीचे है। ठीक है ना, तो Fe पहले आया है, बाद में Pb आया है, तो Fe इसको भगा सकता है, तो ये अभिक्रिया पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। तो ये आंसर नहीं होगा। एल्यूमिनियम और कॉपर, एल्यूमिनियम देखो कॉपर से ऊपर होगा, एल्यूमिनियम कहाँ है, देखो एल्यूमिनियम ये रहा, कॉपर जबकि आपका यहाँ एकदम यहाँ पे है, नीचे है। ठीक है ना, तो ये भी अभिक्रिया पॉसिबल है। कह रहा है कौन सी नहीं होगा। जरा सी वाला देखो, कह रहा है जिंक और कैल्शियम। जिंक को देखो कहाँ है जिंक, एक सेकंड, मैंने जिंक नहीं लिखा क्या इसमें, ये रहा जिंक, ये रहा आपका, एक मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, यहाँ पे जिंक है, कैल्शियम ऊपर है। तो कैल्शियम जिंक वाले को भगा सकता है, लेकिन कमजोर आदमी कभी जबर को उसके घर से नहीं भगा सकता है। जिंक कमजोर है कैल्शियम से, तो ये कभी भी भगा नहीं पाएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है अभिक्रिया। मैग्नीशियम ज्यादा ऊपर है जिंक से, तो ये पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर आप समझ गए। ये सीरीज तो रिएक्टिविटी सीरीज इसको बोलते हैं, ये एकदम से रट लेना आप। ठीक है, समझ आ गया। चले आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप सही बात कर रहा हूं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं यानी कि स्ट्रेट लाइन को बताते हैं। तो मैंने ग्राफ का एक पूरा अलग से चैप्टर पढ़ा रखा है, वहां पे समझ सकते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। जैसे अगर डिस्टेंस, यहाँ पे अगर हमने टाइम ले लिया और यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया, तो विरामावस्था का मतलब है वस्तु एक जगह रहेगी, ठीक है ना, पर समय बढ़ता जाएगा, समय वाली लाइन बढ़ती जाएगी। तो देखो एक रिज रेखा बना रहा है, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, एक समान, हाँ कह रहा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ अगर बनाओगे, ये रहा हमने बना दिया, यहाँ पे टाइम ले लिया, यहाँ पे वेग ले लिया, ठीक है ना। समय के साथ अगर त्वरण की बात कर, त्वरण बनाओगे तो ये स्टेट, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी समय के साथ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। त्वरण यही तो काम करता है, एक्सीलरेटर तो यही तो काम करता है वेलोसिटी बढ़ाने का। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा समय के साथ ये भी दोनों चीजें बढ़ती जाएंगी, तो ये भी आपका स्ट्रेट लाइन आता है, तो बी भी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, कह रहा है सी ऑप्शन, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, त्वरण दिखाना है आपको। तो देखिए ये अगर टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, और एक समान त्वरण का मतलब होता है त्वरण धीरे धीरे करके समय के साथ बढ़ता जा रहा है, तो ये इस तरह से कर्व लाइन बनती है, ठीक है ना। तो यही है जो स्ट्रेट नहीं बना रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। डी कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। तो देखिए रेस्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, और वस्तु जो है रेस्ट पोजीशन पे है। जब भी कभी कहे रेस्ट में है, रेस्ट में है तो वेलोसिटी हमेशा एक ही रहेगी, जहां पे छोड़ दोगे वहीं रहेगी, लेकिन समय तो बढ़ता रहेगा। ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो डी वाला भी स्ट्रेट लाइन बना रहा है, केवल सी नहीं बना रहा है। समझ गए ना। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो चैप्टर जाके पढ़ लेना, प्लेलिस्ट विजिट करके, वहां आपको और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी एंड डी वाला ऑप्शन ढूंढ लो, ए बी डी पहला ही है, ठीक है ना, ए बी डी, वेरी नाइस। चलें आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है आपसे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चार द्रवों ए बी सी और डी के घनत्व नीचे दिए गए हैं, ये लिक्विड है, ये इसके डेंसिटी दे रखा है। अच्छा, एक चीज हम आपसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए कोई भी वस्तु है, जैसे अगर हम पानी पे क्यों तैर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी की डेंसिटी होती है और जो पानी की डेंसिटी होती है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तभी हम उस पर तैर पाते हैं, ये समझ लेना। जैसे अगर ये पानी है, इसकी डेंसिटी 1 है, इसके ऊपर 1 से कम डेंसिटी का, मान लो 0.9, 0.8, इस डेंसिटी का कुछ भी डालोगे तो वो तैरेगा। अगर आप कहो 1.5 पे, वो तुरंत डूब जाएगा। ये बात याद रखना, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो अपने ऊपर अपने से कम डेंसिटी वाले को तैरा लेता है, ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखना है। आपसे इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान आपको करनी है। कौन सा सही है, गलत का नहीं, सही कौन सा है। अच्छा, इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन का पहचान करना है। अच्छा ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है एक बिंब यानी कि वस्तु जो द्रव सी में तो तैर सकता है, द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता, ये कहना चाह रहा है।
देखो अगर कह रहा है द्रव सी में तैर सकता है, इसका मतलब 924 से तो हल्का होगा वो, मतलब द्रव सी जो है 924 इसकी डेंसिटी है, तो इसका मतलब जो आपका वस्तु है वो 924 से तो कम है, वो 800 भी हो सकता है, ठीक है ना, या आपका 700 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि ये वस्तु ए में तैर भी सकती है और नहीं भी तैर सकती है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। जरा ध्यान से देखो, मान लो 924 पे तो सी में तैर रहा था, हमें पता चला कि वो 800 है, अगर वो 800 है तो ए में नहीं तैर पाएगा, लेकिन सी में तो तैर रहा है, 800 है तो ए में तो नहीं तैर पाएगा। क्यों? क्योंकि ए का डेंसिटी ही 785 है, 800 तो भारी हो गया, वो डूब जाएगा टपक से, ठीक है ना, तो यहां तो नहीं तैर पाएगा। लेकिन एक चीज ये बताओ, अगर 700 है तो 700 है तो सी में भी तैर पाएगा, क्योंकि 900 से 924 से कम होता है 700, और 785 से भी कम है तो ए में भी तैर पाएगा। तो ये यही कहना चाह रहा है, कोई वस्तु अगर सी में तैर रही है तो वो ए में तैर भी सकती है और नहीं भी तैर सकती है, ये डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी है कितनी, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दे रखा है। ये तो कह रखा है ना कि एक बिंब जो सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी, तो बिल्कुल सही बात कह दिया इसने। आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक बिंब जो द्रव ए में तैरता है वह द्रव बी में तैर भी सकता है और नहीं भी। ए में तैरता है, बी में तैर भी सकता है और नहीं भी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ए में तैरता है तो इसका फिक्स हो गया कि वो 785 से कम का ही होगा, ठीक है ना। तो नहीं वाला जो ऑप्शन दिया है वो गलत हो गया, तो इसमें 100% तैरेगा। इससे ये कह रहा है कि नहीं भी, तो नहीं भी वाला ऑप्शन आपका कट जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। बाकी अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो बाकी आप चेक कर लो, सारे गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए। टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। टाइम कितना हुआ? हाँ, सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। यहां पे कह रहा है विद्युत धारा एक सदिश राशि है, गलत है। विद्युत धारा को स्केलर में काउंट किया जाता है, ना कि वेक्टर में, ठीक है ना। तो विद्युत धारा आपकी सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है। लेकिन एक मजे की बात आपको बताऊं, तर्क क्या दे रखा है, कह रहा है विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। दिशा भी होती है इसके साथ। देखो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, आप चाहे तो गूगल भी कर लेना। जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा होती है, उसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, लेकिन वो काउंट होती है अदिश में। ये तो सही है, इसका धारणा ये सही दे रखा है। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो आप इसको सर्च कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सही है कथन, इसका जो रीजन है वो सही है, लेकिन कथन बिल्कुल गलत है, अदिश काउंट होती है, ठीक है ना। तो ए फॉल्स बट आर ट्रू, ये सी ऑप्शन पे आपको दे रखा है। ए गलत है परंतु आर सही है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस 20 प्रैक्टिस सेट आप ये करके चले जाना 20 डेज का। मैं वादा करता हूं अगर एक भी क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़े मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं आपको। देखिए अगला क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है, खुद का डीएनए होता है। तो देखिए जो प्लास्टिड होता है, ठीक है ना, लवक जिसको बोलते हैं, उसमें भी खुद का डीएनए पाया जाता है। सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाया ही जाता है। आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी सब कुछ रहता है, वहां पे भी पाया जाता है। वक्यूल जो कि रिक्तिका है, यहाँ पे नहीं पाया जाता आपका, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगों के स्वयं के डीएनए अंतर्विष्ट हैं। तो ए बी सी तीनों में है। कहाँ है? ए बी सी ऑप्शन पे है। वोक्यूल्स में वोक्यूल्स जो रिक्तिकाएं होती है उसमें नहीं पाया जाता है। रिक्तिका की संरचना आप लोगों को बायो वाले चैप्टर में पढ़ाया, इस तरह से छोटे छोटे आप देखेंगे ना, फेफड़े के पास अंदर इस तरह से उसकी संरचना होती है, जो छोटे छोटे बॉल दिखते हैं फूल की तरह, उन्हीं को बोला जाता है। तो ये आप लोग चैप्टर वाले में जाकर डिटेल में पढ़ लीजिएगा अगर किसी को भी डाउट है इसमें। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़े जरा क्वेश्चन को। यहां आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है। तो ये आपका कोशिका चैप्टर से है, मैंने कोशिका चैप्टर को भी डिटेल में पढ़ाया, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो देख सकते हो, समझा देता हूं। पर मैं यहाँ पे भी कह रहा है संबंध में सही है, क्या कौन सा सही है पूछा, निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों के कोशिकाओं के संबंध में सही है, ये पूछा। अच्छा, कह रहा है सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीव होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये गलत है। जो पौधों के वो होते हैं, क्या कहते हैं, एक सेकंड,
सेल्स होती हैं, कोशिका होती हैं, उन्हें हम लोग नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो इसलिए ये बात क्या है, सही है। यानी इन्होंने नॉट लिख करके इस क्वेश्चन को, ऑप्शन को गलत कर दिया, तो ये आपका कट गया। ठीक है ना, सही वाला आपको चुनना है। बी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सभी की कोशिका भित्ति होती है, नहीं, केवल पौधों में कोशिका भित्ति होती, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। अच्छा, सी क्या कह रहा है कि सभी की केंद्रीय झिल्ली होती है, ये भी गलत है। यूकैरियोटिक वालों के पास केंद्रीय झिल्ली होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक वालों के पास केंद्रीय झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये सब कुछ मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अच्छा, डी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सभी की कोशिका झिल्ली होती है, बिल्कुल सही है। कोशिका झिल्ली हर किसी के पास पाई जाती है, जिसका क्या काम होता है कोशिका झिल्ली का, कि बाहरी आवरण से कोशिका की रक्षा करने का काम करता है। तो ये सब में पाई जाती है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली डी केवल आंसर होगा, ओनली डी ए पे ही दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। याद कर लो इस क्वेश्चन को, चाहे तो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को मैं खुद पढ़ देता हूं, इसमें थोड़ा सा पार्ट मैंने नहीं लगाया है क्योंकि पेज बहुत बड़ा हो रहा था। इस क्वेश्चन में आपको एक कॉलम में कुछ अपशिष्ट पदार्थ दे रखे हैं ए वाले में, बी कॉलम में आपको उनके विघटन के लगने वाले टाइम दे रखे हैं कि कितने टाइम में ये विघटित हो जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं, गल जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको वही पता करना है। पहला आपसे कह रहा है कि प्लास्टिक की बोतल, तो आप लोगों को ये बात पता होगा कि इसीलिए प्लास्टिक को बैन किया जाता है क्योंकि वो खत्म नहीं होती है, गलती नहीं है, मिट्टी में नहीं मिलती है, अनेक वर्ष उसमें लग जाते हैं। तो ए आपका आकर के मिल जाता है 5 से, ठीक है ना। रेशमी रुमाल कह रहा है, रेशमी रुमाल लगभग आपका 3 से 4 साल लग जाता है, तो इसका मिलान आपका बी का हो जाता है 4 से। सूती कमीज जिसको छोड़ो। केले के छिलका, केला का छिलका 1 से 2 हफ्ते के बीच में ये गल के खत्म हो जाता है। आप इतने से क्या करोगे, आंसर कर सकते हो। आप देख लेते हैं, सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। यहां देखो ऑप्शन दे रखा है। ए का मिलान देखिए 5 से कहां पे है, तो ए 4 से कट गया, ए 5 से, ए 4 से कट गया। ए या तो आंसर बी होगा या तो डी होगा। आपको 100% पता है केले का छिलका जो है 1 से 2 हफ्ता में खत्म हो जाता है, तो डी का मिलान 2 से कोने में हो रहा है, सॉरी किस में हो रहा है, तो डी कहाँ है, देखिए डी का 2 से यहाँ पे हो रहा है, डी का 1 से हो रहा है, ये भी ऑप्शन, डी का 3 से, ये भी ऑप्शन कट गया, केवल बी ऑप्शन बचा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तरह से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, साइंस का, जनरल साइंस का, ये आप याद रख सकते हैं। ये आपके पेपर में पूछा गया था 2023 के पेपर में। आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल पार्ट आया हुआ है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। जैसे 7 जुलाई की बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया था। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है, यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर काम करने वाले नेट बल कितना होगा। एक समान वेग से अगर कोई वस्तु गिरती है तो उसके लिए जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है या ग्रेविटी वाला त्वरण होता है, ये शून्य हो जाता है। और आप लोगों को पता है बल जो होता है क्या होता है, m/a होता है या फिर mg होता है। जब त्वरण ही 0 हो जाएगा तो ये पूरा बल क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी को गुणा करो तो 0 हो जाता है, यहाँ लगने वाला बल शून्य होगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ रहा है x की पावर 3+ है, ठीक है ना, एक आयन दिया है, तत्व तो x का परमाणु द्रव्यमान आपको 27 दे रखा है और परमाणु क्रमांक 13 दे रखा है, से प्राप्त हुए x+3 आयन में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी क्रमशः। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन संख्या होती है, ये परमाणु क्रमांक के नंबर के बराबर होती है, यानी कि z के बराबर होती है। अगर मान लो ये x है, ये z है, ये a है, तो जो z होता है, परमाणु क्रमांक होता है, उसके बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो सबसे पहले इसने प्रोटॉन ही आपसे पूछ रखा है इसका, तो देखिए हम बात करते हैं, प्रोटॉन कहाँ दे रखा है, कितना होना चाहिए, परमाणु क्रमांक 13 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। 14 है, काट दो आंसर, ये भी काट दो आंसर। अरे रे रे रे, प्रोटॉन तो यहाँ दे रखा है, शुरू में दे रखा है ना, एक सेकंड, नहीं ठीक है, यहाँ से दे रखा है, इंग्लिश हिंदी 2 जगह दे रखा है, सॉरी। 14 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 13 में से 2 ऑप्शन बच रहे हैं, 2 ऑप्शन तो कट गए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। देखो आप अगर नॉर्मल एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है, मतलब
जैसे ये x है, अगर नेचुरल फॉर्म में है तो यही जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। लेकिन अगर x आयन बन चुका है, +2 हो चुका है या +3 हो चुका है, तो परमाणु क्रमांक से आयन को घटा दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ जाएगी, जो परमाणु क्रमांक है इसका 13 है, आयन कितने लगे हुए हैं x +3, तो +3 है तो -3 कर दीजिए यहाँ पे, तो 13 में से 3 चला गया तो 10, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जरा देखिए 13 दे रखा है, ये ऑप्शन भी कट गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 दे रखा है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है ना, 13, 10। और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ये जो 27 दे रखा है, और जो परमाणु क्रमांक होता है उसका जो अंतर आता है, तो 27 और -13 ये आपका आ जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या, जो कि 14 आ जाएगा, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये फार्मूले मैंने बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रखा है साइंस को, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे तो देख लेना। जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं, 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को एक पौधे वाला चैप्टर पढ़ाया है, वो जरूर देखिएगा, वहाँ से ये क्वेश्चन है। कह रहा है उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों की को उत्पन्न करने के वाले पादपों से बना है। ठीक है ना, द्विलिंगी कौन से होते हैं, एक ऐसा पौधा जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही पुष्प में होते हैं, उन्हें द्विलिंगी बोला जाता है या द्विलिंगी पौधे बोले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको याद भी करवाया था, सरसों हो गया, गुलाब हो गया, पिट्यूनिया हो गया। सरसों, गुलाब और पिट्यूनिया ये द्विलिंगी पौधे में आते हैं आपके। ठीक है ना, आपका खीरा, पपीता, पपाया जो होता है, मक्का जो होता है, ये एक लिंगी में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब फटाफट से थोड़ा स्पीड में मैं 4 क्वेश्चन और है इनको करा देता हूं, ताकि आपका आज का पेपर खत्म हो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। आप लोगों को देखिए मैंने मृदा चैप्टर भी पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, उसको डिटेल में जाके पढ़ लीजिएगा जरूर। कह रहा है गलत कथन की पहचान करना है आपको, गलत कथन पहचानना है। कह रहा है दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है, यही गलत है। आपको मैंने बता रखा था, आप देखेंगे जाकर के चैप्टर वाले में, सबसे पहले आपको बलवी मृदा पढ़ाया था, वो सबसे ज़्यादा सुवातित का मतलब इसके अंदर हवा आसानी से जा सकती है। इससे कम आ गया था दोमटी, उससे कम आपका एक और पार्ट था, ठीक है ना, उसके गाद वाला, उसके पास चिकनी मिट्टी थी, सबसे लास्ट में क्ले थी। तो सबसे कम जो एयर कैपेसिटी होती है एयर प्रवाह की, वो होता है आपका क्ले की, जबकि ये कह रहा है कि सुवातित होती है किससे, दुमटी से ज़्यादा होती है, तो ये गलत कह रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं अभी भी सलाह देता हूँ चैप्टर में जाके पढ़िए, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया मैंने। ठीक है ना, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं आपके, ये मैंने चेक कर लिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं अगला, क्योंकि देखिए टाइम हो चुका है काफ़ी। अब देखिए 78 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। आपने माचिस के ऊपर देखा होगा इस तरीके से बना रहता है, उस पर क्या क्या लगा होता है, तो उसमें आपका कांच का चूर्ण होता है और साथ ही साथ रेड फास्फोरस होता है, कुछ और भी ज्वलनशील चीजें होती हैं वो प्रेजेंट होती है। तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस, जो कि आपको ए ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर। सफेद फास्फोरस नहीं होता है, मैग्नीशियम भी नहीं होता है, श्वेत फास्फोरस ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता। तो आपको समझ आ गया, कांच का चूर्ण होता है और लाल फास्फोरस होता है, ये समझ गए होंगे माचिस के डब्बे के जो रगड़ने वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगर डिस्कस करना चाहें, यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रमशः ए बी सी को बताता है। आप ए है, बी है, सी है, कह रहा है सी से आदेश प्राप्त होता है, इसका मतलब सी क्या हो गया, आदेश देने वाला हो गया, और आदेश देने वाला हो गया तो इसका मतलब उसका औधा सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसको मास्टर की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। जैसे मैं आपको आदेश अगर दे रहा हूं, तो सी जो होगी, हो ना हो, ये मास्टर ग्रंथि होगी। और आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में कि जो मास्टर ग्रंथि होती है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है। तो सी आपका क्या होगी, पीयूष ग्रंथि होनी चाहिए, क्योंकि वही आदेश देती है। यहाँ पे देखिए सी को थायराइड दे रखा है, ये ऑप्शन कट गया, पीयूष दे रखा है, ये हो सकता है, यहाँ पे थायराइड कट गया, थायराइड कट गया, तो ऐसे ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, थायराइड और अधिवृक्क। तो आपको पता है थायराइड जो होती है गले में होती है और अधिवृक्क यहाँ पे होती है, ये दोनों तभी काम करते हैं जब पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इन्हें आदेश देती है। ठीक है, तो अब समझ गए, तो आप लोग इसे लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे अगर आपको याद नहीं है तो। आगे बढ़ चले, क्लास अच्छी लगती है आप लोग को,
प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करिए, क्योंकि देखिए अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों की संख्या नहीं हुई है तो थोड़ी हिम्मत मिलती है। जो भी आप 2-4-10 लोग पढ़ते हो ना, आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स आप लोग एक जेन्युइन स्टूडेंट है, मेहनत से पढ़ाई करने वाले हैं और भविष्य के अध्यापक बनने वाले हैं। तो आप एक अध्यापक को समझ सकते हैं इसकी फीलिंग्स को, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सूची छिद्र कैमरे पे पिन, इसको बोलते हैं पिन होल कैमरा, ठीक है ना। कह रहा है पिन होल कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन के तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। तो आप लोगों को बता दूं, पिन होल कैमरा क्या होता है, इस तरह से एक बॉक्स होता है जहाँ पे छोटा सा यहाँ पे छिद्र होता है और यहाँ से सनलाइट आने वाली जो होती है ना, स्ट्रेट लाइन पे जाकर के कवर्ड होती है। तो जो पिन होल कैमरा होता है वो प्रकाश के सीधी रेखा पे गमन पे बेस्ड होता है, कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका प्रतिबिंब सीधी रेखा में गमन की वजह से यहाँ पे बन जाता है, छोटा बनता है। तो ये याद रखोगे, इसके अंदर कुछ नहीं होता, एक फिल्म होता है, एक बॉक्स होता है, पिन होल कैमरा बोलते हैं इसे। ये मैंने एक चैप्टर के फॉर्म में बिल्कुल अलग से पढ़ाया है, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन उस पर चलेगा, तो प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करता है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एकदम याद रख लेना कि पिन होल कैमरा किस पे बेस्ड होता है, प्रकाश के सीधी रेखा पे गमन पे, ठीक है ना। प्रकाश स्ट्रेट लाइन पे चलता है, उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। मैं आपको इसी तरीके से बची हुई जो 19 क्लासें हैं, इसी तरीके से 19 चैप्टर और 19 पेपर शॉट और आपका करा दूं, ठीक है। और आगे आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैराथन और सारी चीज़ें भी मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।